दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है पेड टेस्ट के नाम से, और ये उसी का टेस्ट नंबर 49 है। दोस्तों इस वीडियो में टोटल 30 MCQs है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के अलग अलग टॉपिक से। वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें, सभी क्वेश्चन को कारण सहित एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो देख लीजिए आपका कौन सा आंसर गलत हुआ, और यदि नहीं है तो आप लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि आपको 30 क्वेश्चन सीखने को ज़रूर मिलेंगे। यदि आप पेड टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के पास ज्वाइन का ऑप्शन आता है, वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, और सवाल नंबर 1 हमारा है कि गैल्वेनोमीटर में किस प्रकार की डैम्पिंग प्रणाली होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अवमंदक प्रणालियाँ 3 तरह की होती है: वायु घर्षण, द्रव घर्षण और एडी करंट। वायु घर्षण MI टाइप मीटर में सबसे अधिक होती है। द्रव घर्षण जो होती है ये उस प्रकार के मीटर में होती है जो केवल पैनल बोर्ड में लगते हैं, वर्टिकल लगते हैं। एडी करंट काफ़ी यूज होती है और PMMC प्रकार के मीटर में सबसे अधिक होती है, और इसी विधि का उपयोग हमारे गैल्वेनोमीटर में भी होता है। क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा, एडी करंट डैम्पिंग सिस्टम। अगला हमारा सवाल है कि किस प्रकार की वाइंडिंग में क्वाइल्स एक दूसरे को ओवरलैप करती है। ओवरलैप करने का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर से आना। अब कन्फ्यूजन यहाँ ये करेगा आपको कि कुल 2 वाइंडिंग ऐसी है जो ओवरलैप नज़र आती है, एक बास्केट वाइंडिंग और दूसरा चेन वाइंडिंग। दोस्तों जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है हमें चेन ऑप्शन की ओर जाना है, क्योंकि बास्केट में क्या होता है कि एक एक सिंगल ओवरलैपिंग लूप आता है, जबकि चेन वाइंडिंग में कॉइल एक दूसरे को इस तरह से ओवरलैप करती है कि प्रत्येक कॉइल की हर एक साइड एक दूसरे के नीचे होती है। और ये अपने सीलिंग फैन में होती है, छत पंखे में इसी प्रकार की वाइंडिंग होती है। इसका दूसरा नाम होता है फ्लैट लूप ओवरलैप वाइंडिंग। और टेबल फैन जो है उसमें होती है नॉन ओवरलैप, फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप वाइंडिंग। इसी चेन वाइंडिंग का दूसरा नाम है फ्लैट लूप ओवरलैप वाइंडिंग। अगला हमारा सवाल था कि हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी होती है। तो हाफ वेव की एफिशिएंसी होती है 40.6%। सिंपल क्वेश्चन है, साधारण सा, आपको आना चाहिए था। और फुल वेव सेंटर टेप और फुल वेव ब्रिज, उन दोनों की जो है वो 81.2% एफिशिएंसी होती है। अगला हमारा सवाल है कि इंसुलेशन सामग्री जो है, चालक सामग्रियाँ होती है, उसकी कितनी कैटेगरी है, कितने वर्ग है। तो 7 वर्ग होते हैं, सबको याद भी होगा। कौन कौन सा? YAEBFH और C। ठीक है, तो ये अपने टोटल 7 वर्ग होते हैं। दोस्तों इनका वर्ग और टेम्परेचर ये आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। अगला सवाल हमारा है कि टोरॉइड क्या होता है। दोस्तों कुछ आप इसकी नेट से सर्च करें ताकि आपको पिक्चर दिखाई देगी तो क्लियरली आपको समझ में आएगा। रिंग टाइप एक मैग्नेट होता है और उस पर स्पाइरल कंडीशन में क्वाइल लपेटी होती है। ये होती है यानी क्वाइल्ड क्वाइल जो कुंडली होती है तार की, क्वाइल्ड क्वाइल टाइप में एक क्वाइल बनाई जाती है, उसको टोरॉइड बोलते हैं। लो वोल्टेज के ट्रांसफार्मर में इसका उपयोग किया जाता है। अगला हमारा सवाल है कि दोलन दर से यानी ओसिलोस्कोप जो होता है वो किसको इंडिकेट करता है। तो वो पीक टू पीक दर्शाता है। ओसिलोस्कोप जब मेजरमेंट देता है, हम ओसिलोस्कोप से AC वोल्टेज का मापन कर सकते हैं, तो वो पीक टू पीक देता है। हमें पहले पीक कैलकुलेट करना होगा, फिर उसका RMS आ जाएगा। ओसिलोस्कोप से हम फ्रीक्वेंसी और टाइम की भी गणना कर सकते हैं। ओसिलोस्कोप से हम वेव फॉर्म का विजुअल प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। अगला हमारा सवाल है कि 300 वोल्ट रेंज पर एक वोल्ट मीटर सिलेक्शन था, उस समय रीडिंग आई 40 वोल्ट। यदि हमने सिलेक्शन 30 वोल्ट पर कर दिया तो रीडिंग कितनी आएगी। देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, 300 के बदले हमने कर दिया 30, यानी रेशो कितना आ गया, 10 का रेशो हो गया। तो जो 40 की रीडिंग थी वो अब कितनी दिखाई देगी, 4 वोल्ट। आंसर रहेगा बी अपना। अगला सवाल है कि ट्रांसफार्मर में निम्न में से कौन सी हानि 0 होगी यहाँ तक कि उस पर पूर्ण भार है। यानी भार पूर्ण हो
या भार शून्य हो, उसमें जीरो आनी, तो ट्रांसफार्मर में कोई मैकेनिकल लॉस नहीं होता, रोटेशनल लॉस जो है वो नहीं होता, यानी घूर्णन हानियाँ, घर्षण हानियाँ, वायु हानियाँ, ये इस प्रकार के लॉस उसमें नहीं होते। बी ऑप्शन की ओर हमें जाना है, फ्रिक्शन लॉस अपन इसको बोलते हैं। अगला सवाल है कि पिन इंसुलेटर की वोल्टेज रेंज कितनी होती है। 33 किलो वोल्ट तक हम पिन इंसुलेटर का यूज कर सकते हैं, यानी पिन इंसुलेटर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन दोनों में यूज होता है, ये तो आप ध्यान रखें। लेकिन वोल्टेज 33 किलो वोल्ट तक है जहाँ आरसीसी के पोल होते हैं, उसके बाद में तो टावर टाइप के पोल आ जाते हैं स्टील वाले, तो उसमें तो सस्पेंशन या डिस्क इंसुलेटर बोलते हैं अपन उसको, जिसका उपयोग होता है। 33 किलो वोल्ट तक पिन इंसुलेटर को इजीली यूज किया जाता है। आंसर अपना डी रहेगा। सवाल अगला अपना है कि उद्दीप्त लैंप का पावर फैक्टर कितना होता है। इंग्लिश में इसको इनकैंडिसेंट लैंप बोलते हैं, और ये तापीय उत्सर्जन के सिद्धांत पे वर्क करता है। हीट सबसे ज़्यादा इसी लैंप में उत्पन्न होती है। ये प्रतिरोधी प्रकार का माना जाता है क्योंकि टंगस्टन का फिलामेंट है, तो एक तरह से रेजिस्टिव सर्किट में ही काउंट करते हैं इसको, इसलिए इसका पावर फैक्टर यूनिटी माना जाता है। बी ऑप्शन अपना इसका सही रहेगा। अगला सवाल है कि पूर्ण चार्ज लेड एसिड बैटरी में एसिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है। तो 1.25 से लेकर के 1.28 तक होता है, और आजकल इसके 3 अक्षर्स में देने लग गए तो वो 1250 से लेकर के 1280 तक होता है। बी ऑप्शन अपना इसमें सही रहेगा, 1280 आंसर इसका रहेगा। अगला सवाल है कि पावर सर्किट में कॉपर का चालक है, उसका साइज कम से कम कितना होना चाहिए। दोस्तों साइज के बारे में 4 क्वेश्चन याद रखना। सबसे पहला तो पावर सर्किट के बारे में बात करेंगे और कॉपर के बारे में। तो पावर सर्किट में जो है वो कॉपर 1 mm² का होना 1.5 mm का होना चाहिए, 1.5 mm का, और एल्यूमिनियम जो है वो 2.5 mm² का होना चाहिए। दो है यहाँ पर, दो पावर में कॉपर 1.5 का, यानी अपना इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसी में कॉपर की जगह एल्यूमिनियम के लिए होता तो अपना आंसर डी होता। अब आता है सेकंड अपना लाइट एंड फैन का, यानी लाइट एंड फैन के लिए यदि कॉपर होता तो 1 mm² का, और अगर एल्यूमिनियम होता तो 1.5 mm² का। कुल 4 क्वेश्चन को आप जरूर याद रखें अच्छे से, इंपॉर्टेंट है चारों। अगला सवाल है कि डीसी शंट मोटर में यदि फील्ड का प्रतिरोध बढ़ जाता है तो मोटर की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो शंट मोटर वैसे तो कांस्टेंट स्पीड वाली मोटर मानते हैं, नियत गति की मोटर इसलिए मानते हैं क्योंकि इसका फ्लक्स कांस्टेंट रहता है। अब देखिए फ्लक्स तो तब बदलेगा जब इसकी धारा बदले, और इसकी धारा दो बातों से बदल सकती थी, या तो वोल्टेज में परिवर्तन आए या फिर रेजिस्टेंस में परिवर्तन आए। उसी वोल्टेज के साथ यदि प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो धारा घटेगी, जब फील्ड की धारा कम होगी तो फ्लक्स भी कम होगा, जब फ्लक्स घटेगा तो गति बढ़ेगी, क्योंकि डीसी मोटर की स्पीड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला सवाल है कि 3 फेज और 4 तार प्रणाली का उपयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है। तो ये होती है वितरण प्रणाली में। जैसे आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर है तो उसकी सेकेंडरी जो है वो डेल्टा स्टार में होती है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की साइड में सबसे अधिक इसी का उपयोग होता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अगला हमारा सवाल है कि बैक पिच जो है वो सामान्यतः किसके संदर्भ में उपयोग किया जाता है। बैक पिच और फ्रंट पिच जो होती है ये डीसी आर्मेचर की वाइंडिंग के दौरान यूज की जाती है, जहां हम ये देखते हैं कि लैप है या वेव वाइंडिंग है, और वाइंडिंग प्रोग्रेसिव होगी या रिट्रोग्रेसिव होगी। डीसी आर्मेचर वाइंडिंग के संदर्भ में ये परिभाषा दी जाती है, बैक पिच, फ्रंट पिच, कम्यूटेटर पिच और औसत पिच के नाम से ये जितनी भी होती है। अगला हमारा सवाल, वेल्डिंग जनरेटर में सामान्यतः क्या होता है। दोस्तों वेल्डिंग वाला जनरेटर लो वोल्टेज और हाई करंट का होता है, ये ध्यान रखें। और अगर वाइंडिंग के बारे में हम ऐसे देखें तो जो लेप वाइंडिंग होती है ये हाई करंट के लिए होती है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा, लेप वाइंडिंग सामान्यतः इसमें होती है। यदि जनरेटर की बात करें तो आर्क वेल्डिंग में डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का सबसे अधिक काम लिया जाता है। यदि ट्रांसफार्मर के बारे में अपन सवाल करते तो फिर अपना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता, ताकि उसमें करंट अधिक होती।
अगला सवाल है कि ईएलसीबी को किस दूसरे नाम से भी जाना जा सकता है। पूरा नाम अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है, तो इसकी जगह आजकल मॉडिफाइड डिवाइस आ गई है जिसको आरसीसीबी या आरसीडी यानी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर या रेजिडुअल करंट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन अपना इसमें रहेगा। सवाल है कि फुल पिच वाइंडिंग में पोल पिच और कॉइल पिच में क्या संबंध होता है। जब वाइंडिंग फुल पिच हो तो कॉइल पिच और पोल पिच बराबर होती है। लॉन्ग पिच में कॉइल पिच का मान अधिक, पोल पिच का कम। शॉर्ट पिच में कॉइल पिच का कम, पोल पिच का अधिक होता है। 3 तरह की वाइंडिंग पिच के आधार पर होती है। अगला सवाल है कि नियॉन साइन ट्यूब की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है। देखो, इसमें ट्यूब होती है, एडवर्टीजमेंट के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। मैक्सिमम एक ट्यूब 5 मीटर तक की हो सकती है। अगला हमारा सवाल, निम्न में से किस मीटर का स्केल लीनियर होता है। यूनिफॉर्म पैमाना, ये होता है पीएमएमसी मीटर का। डी उत्तर अपना रहेगा इसमें। मूविंग कॉइल मीटर। बाकी थर्मोकपल, हॉट वायर टाइप और मूविंग आयरन यानी एमआई टाइप मीटर, इन सब का अरेखिक पैमाना होता है। ये सारे मीटर तीनों, थर्मोकपल, हॉट वायर और मूविंग आयरन, एसीडीसी दोनों में उपयोग कर सकते हैं, जबकि मूविंग कॉइल जो पीएमएमसी प्रकार का होता है केवल डीसी पर यूज हो सकता है। नेक्स्ट सवाल है कि एम्पियर किस प्रकार की इकाई है। दोस्तों, इकाइयाँ होती है 2 प्रकार की। एक होती है बेस यूनिट, दूसरी होती है पूरक यूनिट व्युत्पन्न इकाई। देखो, इकाई जो आती है बेस यूनिट में वो होती है डायरेक्ट यूनिट किसी की भी। जैसे बल की इकाई होती है न्यूटन, और विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट की बात यदि मैं करूं तो वो होती है मीटर में। लेकिन वहीं यदि हम बात करें टॉर्क की इकाई, तो टॉर्क की इकाई न्यूटन मीटर होती है। तो ये जो फोर्स की इकाई न्यूटन और विस्थापन की इकाई मीटर थी, ये तो है बेस यूनिट। और टॉर्क की जो यूनिट बनी है न्यूटन मीटर, ये कहलाती है व्युत्पन्न इकाई, ड्राइव्ड यूनिट इसको अपन बोलते हैं। अगला हमारा सवाल था कि वीएफ ड्राइव से क्या आशय होते हैं। 2 तरह के होते हैं। एक होता है वीएफडी या एएफडी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव या एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, और दूसरा आजकल इसका मॉडिफाइड आया है वीवीएफ, जिसमें वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होती है, यानी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को हम वेरी करवाते हैं। अगला सवाल हमारा, लेड एसिड सेल में नेगेटिव प्लेट की संख्या कितनी होती है। तो पॉजिटिव प्लेट से 1 अधिक होती है। सेल में प्लेटों की संख्या हमेशा विषम रूप से दर्शाई जाएगी। मान लीजिए 11 प्लेट का कोई सेल है, तो इसमें श्योर हो गया कि 6 जो है वो नेगेटिव वाली होगी और 5 जो है वो पॉजिटिव प्लेट होगी। अगला सवाल है कि अधिक धाराओं को मेजरमेंट करने के लिए इंडक्शन वाटमीटर के साथ हमें किसका उपयोग करना होगा। हाई करंट के लिए सीटी, हाई वोल्टेज के लिए पीटी का यूज अपन इसके साथ करते हैं। इंडक्शन वाटमीटर के साथ सीटी पीटी दोनों का उपयोग हो सकता है, लेकिन हमें हाई करंट को हैंडल करना है, इसलिए केवल सीटी का उपयोग करेंगे, पीटी की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल, डिस्ट्रीब्यूशन फीडर में वोल्टेज को रेगुलेट करना है, सबसे जो इकोनॉमिकल डिवाइस रहेगी वो है बूस्टर ट्रांसफॉर्मर, जो कि एक तरह से वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने का पर्पज उसका रहता है। नेक्स्ट सवाल है कि 1200 मीटर की लंबाई यदि तार में हो तो 60 ओम का प्रतिरोध होता है, 240 मीटर पर कितना होगा। रेजिस्टेंस लंबाई के समानुपाती है। 1200 मीटर का हमने 240 मीटर कर दिया, यानी लेंथ हो गई एक तरह से 1/5, तो रेजिस्टेंस भी 1/5 ही हो जाएगा, यानी जो 60 ओम था वो मात्र 12 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ तक होगा, क्योंकि लेंथ के अकॉर्डिंग है, लेंथ के साथ साथ वो बढ़ता जाता है। नेक्स्ट सवाल था कि फैराडे के वैद्युतिक अपघटन से संबंधित जो प्रथम नियम है उसको हम कैसे दर्शा सकते हैं। प्रथम नियम होता है M = ZI/T होता है, और I/T जो है वो Q के इक्वल होता है। जो आवेश होता है कूलाम में वो Q = IT होता है, यानी हम या तो M = ZI/T से दर्शा सकते थे या फिर M = Z × Q से दर्शा सकते हैं,
सी ऑप्शन अपना इसमें सही रहेगा। अगला सवाल है कि डीप बार केज रोटर जो होता है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है 3 तरह के होते हैं, सिंगल केज रोटर, डबल केज रोटर और डीप बार केज रोटर। सिंगल केज में केवल एक छड़ें होती है आउटर साइड में, डबल केज में रोटर पर 2 छड़ें होती है, 2 परत होती है और दोनों पैरेलल में होती है। डीप बार केज में बहुत गहराई तक छड़ें होती है, 12:1 या 1:12 इनका रेशियो रहता है, यानी गहराई 12 तक होती है, 1 तक उसकी चौड़ाई होती है। अगला सवाल है कि एल्यूमिनियम चालकों में स्टील की कोर जो ACSR तार होता है ना, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड पूरा नाम है, तो वो जो बीच में स्टील वाला होता है वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाता है, यांत्रिक मजबूती वो उसको प्रदान करता है। और अगला सवाल था कि ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने कॉन्टेक्टर होते हैं, तो टोटल 3 कॉन्टेक्टर होते हैं, एक मेन कॉन्टेक्टर, एक स्टार कॉन्टेक्टर, दूसरा डेल्टा। प्रारंभ में जैसे ही अपन स्टार्ट कमांड देते हैं तो मेन और स्टार पिकअप होते हैं। निर्धारित समय के बाद टाइमर जो होता है वो मोटर को स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करता है ऑटोमेटिक। स्टार वाला उस समय ड्रॉप हो जाता है और डेल्टा पिकअप हो जाता है, जबकि मेन कॉन्टेक्टर पिकअप रहता है पहले से ही। तो टोटल 3 कॉन्टेक्टर होते हैं, एक टाइमर अलग होता है। बस दोस्तों ये थे आज के 30 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन पसंद आए हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आगे अपने फ्रेंड को भी शेयर ज़रूर करना। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।